हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ SSC CHSL 2024 में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ये पार्ट 2 है और मैंने इसका पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साइंस में वो कुछ टर्म्स चेंज करके लेकिन उसी के आसपास से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम फाउंड इन रूट्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं रूट्स में, उसमें इसमें से कौन सा पार्ट है जो उसके रूट्स में एपिकल मेरिस्टेम में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोडर्म। तो इस क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है डिटेल में, लेकिन यहाँ पे ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो प्लांट टिश्यू होते हैं, उसका दो टाइप्स होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में होता है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन होता है। तो परमानेंट टिश्यू का सब कैटेगरी क्या क्या है, इसमें होता है सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फर्दर कॉम्प्लेक्स टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें है फ्लोएम एंड जाइलम। तो और जो सिंपल टिश्यू है उसमें सब कैटेगरी क्या क्या है, पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है। तो ये सब का भी फंक्शन हम लोग देखेंगे। इसके पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सब कैटेगरी को भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो सारे पार्ट्स के फंक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लोएम को। तो फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना पूरे प्लांट में, और जाइलम का फंक्शन होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करना पूरे प्लांट के पार्ट्स के पास। और जो सिंपल टिश्यू का कैटेगरी है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, उसमें से पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है फूड का स्टोरेज करना, और कोलेनकाइमा का फंक्शन होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। नाउ अब चलते हैं एपिकल मेरिस्टेम पे। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, सपोज ये स्टेम है, तो स्टेम में अगर जो अपर डायरेक्शन में जो ग्रोथ होता है वो कौन से टिश्यू के कारण होता है, वो होता है एपिकल मेरिस्टेम के फंक्शन के कारण होता है। और जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है स्टेम में, वो कौन से टिश्यू के कारण होता है, वो होता है लैटरल मेरिस्टेम के कारण। और जो नोड्स के बीच में ग्रोथ होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण। तो ये हो गए सारे टिश्यू के जितने भी टाइप्स है उसके फंक्शंस हो गए। अब देखते हैं कि जो रूट्स का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, क्योंकि जो एपिकल मेरिस्टेम होंगे वो रूट्स और स्टेम यानी शूट्स के सारे पार्ट में होंगे। क्योंकि रूट्स में स्टेम्स में अपर डायरेक्शन में ग्रोथ होगा, तो रूट्स में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ होगा। तो रूट्स वाले ये हो गए और शूट्स वाले ये हो गए। तो रूट्स वाले में देख लेते हैं एपिकल मेरिस्टेम में कौन कौन से पार्ट हैं। इसमें है रूट हेयर, प्राइमरी मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट कैप। और इस जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट है, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। तो इसलिए जो रूट का एपिकल मेरिस्टेम है उसमें कौन सा हो जाएगा, प्रोटोडर्म इसका आंसर हो जाएगा। और जो शूट सिस्टम होते हैं उसके एपिकल मेरिस्टेम में कौन कौन सा पार्ट होता है, यंग लीफ, इसमें भी प्रोटोडर्म होता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम, सेंट्रल मदर सेल्स, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम, नोड, एक्जुलरी बड, प्राइमोडियम, बेस, सब्सटेंडिंग लीफ और पीथ होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इन अ सिम्बोट किसे कहा जाता है, यही पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। डैट मीन्स अगर सपोज दो मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो उसे बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सिम्पोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23।
द टर्म हॉर्स पावर रिफर्स टू द पावर प्रोड्यूस्ड बाई एन इंजन हु वॉज द फर्स्ट टू यूज दिस टर्म। तो पूछा जा रहा है कि जो इंजन के थ्रू जो पावर जनरेट होता है उसे एक टर्म में जाना जाता है जिसे बोला जाता है हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर को किसने सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वॉट। तो देख लेते हैं जो हॉर्स पावर होता है वो क्या होता है। बेसिकली जो इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है उसे बोला जाता है, उसे हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है और इसका वैल्यू कितना होता है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, द फिनोमेना ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलेलिक जीन्स एट 2 और मोर लोकाई रिजल्टिंग इन वन जीन मास्किंग द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन इज कॉल्ड। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक होते हैं जीन्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कैरेक्टर्स को, लेकिन जब नॉन एलेलिक जीन्स होते हैं जिस पे एक जीन्स का कैरेक्टर दूसरे जीन पे अगर डिपेंड करता है तो उसमें अगर कभी कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है इपिस्टैसिस। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि सपोज ये एक जीन है, इसमें एक जीन है और ये एक दूसरा जीन है। तो इस जीन का जो कैरेक्टर है वो कुछ शो हो रहा है जिसका जो कैरेक्टर है वो इस पे भी डिपेंड कर रहा है, बी जो जीन है उस पे भी। तो अगर सपोज करो यही जीन है लेकिन ये जो जीन है उसके जगह पे इसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, कुछ चेंजिंग हो गया और ये बी से क्या बन गया, सी बन गया। तो ये जो इसमें जो चेंजिंग आया उसके कारण ये जो ए जीन है उसमें भी उसके कैरेक्टर्स उसमें भी कुछ चेंजिंग आ जाते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इपिस्टैसिस बोला जाता है। इपिस्टैसिस इज अ फिनोमेना इन जेनेटिक्स इन विच द इफेक्ट ऑफ जीन म्यूटेशन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन इन वन और मोर अदर जीन्स। जैसा कि मैंने बताया जो ये जीन है उसका जो कैरेक्टर है इस जीन पे भी डिपेंड कर रहा है और इसका जब म्यूटेशन होता है, इसमें कुछ चेंजिंग आता है तो ये जो जीन है इसका कुछ इसमें भी बदलाव आ जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है इपिस्टैसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू हाई वेलोसिटी। तो पूछा जा रहा है कि अगर चार्ज पार्टिकल है तो सपोज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब जो होते हैं चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो जो चार्ज पार्टिकल है उसमें अगर एक्सेलरेट करना है तो हाई वेलोसिटी पे एक्सेलरेट करना है तो कौन से डिवाइस का यूज करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को उसे हाई वेलोसिटी पे एक्सेलरेट किया जाता है और इसका डिस्कवरी किसने किया था? अर्नेस्ट लॉरेंस ने किया था 1929 से 1930 के बीच में। और ये फंक्शन कैसे करता है? ये फंक्शन करता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये फंक्शन करता है और इसलिए और लॉरेंस जिसने इसका डिस्कवरी किया था उन्हें अवार्ड भी दिया गया इसके लिए, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। और कौन सी ईयर में दिया गया? 1939 में दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर विच डिस्कवरी डिड हेनरी बैकरेल रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1903। तो हेनरी बैकरेल को कौन से कैटेगरी में डिस्कवरी के लिए 1903 में नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया? तो इसका राइट आंसर है स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी। तो स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? सपोज ये एक अनस्टेबल एटम है तो इससे सपोज अगर रेडिएशन खुद से ही स्पॉन्टेनियसली, डेट मीन्स विदाउट किसी एक्सटर्नल फैक्टर के खुद से रेडिएशन रिलीज होता रहता है, उसे ही बोला जाता है स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी। तो यही पूछा जा रहा है कि इसके लिए हेनरी बैकरेल को किस चीज़ के लिए हेनरी बैकरेल को 1903 में नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड दैट अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट टू इट। तो पूछा जा रहा है कि अगर दो सपोज इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर होंगे तो वो दोनों में समटाइम्स अट्रैक्शन भी हो सकते हैं, समटाइम्स रिपेल भी हो सकते हैं। तो इसके लिए डिस्कवरी किसने किया था? तो इसका डिस्कवरी किसने किया था? एंड्रे मैरी एम्पियर ने। तो इसमें क्या होता है? टू करंट कैरिंग वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन देयर करंट्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय ईच वायर।
Two current carrying conductors attract each other when the current is in the same direction and repel each other when the current is in opposite direction. तो क्या होता है कि सपोज ये दो हैं इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर, तो इसमें क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोगों को जैसा कि पता है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर होंगे तो उससे क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इसके चारों तरफ। तो अब हम लोग को पता करना है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है। तो इसे हम लोग को पता करने के लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो सपोज इसका जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसका नॉर्थ और साउथ पोल किस डायरेक्शन में बनेगा, तो इसका बन जाएगा, हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, तो इसका बन जाएगा नॉर्थ इधर और साउथ इस साइड बनेगा। और इसमें भी इसी तरह से बन जाएंगे नॉर्थ इस साइड और साउथ इस साइड। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होते हैं तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन क्रिएट हुआ, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे ये हो गया। और अगर हम लोग दो करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन को अपोजिट लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में तो नॉर्थ और साउथ इस तरह से बनेगा। और लेकिन इस वाले वायर में जब हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इस साइड साउथ बनेगा और इस साइड नॉर्थ बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन के पोल क्रिएट हो जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी। तो जो टैक्सोनॉमी होते हैं उसमें कौन सा सीक्वेंस को अरेंज किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनियन, आफ्टर दैट क्लास, ग्रुप, फैमिली, लाइनेज एंड स्पीसीज। तो उसे इस तरह से भी लिखा जाता है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है लोअर टू हायर ये में ग्रुप में, स्पीसीज, आफ्टर दैट जीनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, किंगडम एंड डोमेन। तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग वाज ऑनर्ड डैश इन 1970 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को ग्रीन रेवोल्यूशन के कंट्रीब्यूशन के लिए 1970 में कौन सा नोबेल प्राइज मिला, तो इन्हें कौन सा मिला, नोबेल पीस प्राइज मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, which of the following consist of a small droplets of liquid or particles of solid dispersed in a gas। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर डिस्पर्स्ड मीडियम गैस हो और डिस्पर्स्ड फेज क्या हो, लिक्विड हो। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सारे का टेबुलर फॉर्म में सारे को दिया है। तो वहाँ पे जितने भी टाइप्स के कोलाइड्स होते हैं उसको मैंने बताया है, तो उसे आप इसके सारे आंसर्स के लिए फर्स्ट इसके जो साइंस के जो पार्ट 1 है उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डिस्पर्स्ड मीडियम गैस है और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड है, तो कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, इससे बनेगा एरोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनवर्टिब्रेट्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कैरेक्टर्स है जो इनवर्टिब्रेट्स के नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट साइंस के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने वर्टिब्रेट्स के सारे कैरेक्टर्स को बताया था। तो उसमें ये जो ऑप्शन है ये कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स में था कि उसमें क्या होता है, बैकबोन होता है और इंडोस्केलेटन होता है। मैंने अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो अगर ये कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स का है तो डैट मीन्स यही आंसर हो जाएगा कि ये कैरेक्टर इनवर्टिब्रेट्स का नहीं होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि साइंस के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो मैं फैक्ट्स बता रही हूँ उसके आसपास से ही क्वेश्चन घुमा कर पूछे जा रहे हैं। तो आप सारे फैक्ट्स को अच्छे से याद रख सकते हैं, जिससे कि आपको आगे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफर
randomly selected allele for a trait to its offspring so that the offspring inherits one allele from each parent। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर जाते हैं तो कौन से लॉ, मेंडल्स के कौन से लॉ के अकॉर्डिंग जो एलियल्स होते हैं वो रैंडमली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्योंकि और इस क्वेश्चन को भी मैंने साइंस इसके जो CHSL में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं उसके फर्स्ट पार्ट का जो भी वीडियो बनाया है उसमें ये जो कंटिन्यू जो 3 क्वेश्चंस है मेंडल्स का, फिर ये हो गए वर्टिब्रेट्स का और ये जो है कोलाइडल सॉल्यूशन का, ये सारे का मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है उसमें। और ये आप देख सकते हैं कि फिर से उसी टॉपिक से क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए भी आप मेंडल्स के लॉ को डिटेल में देखने के लिए फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, वाई इज द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर। तो जो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। तो C6H12O6 तो बोला जा रहा है कि इसके जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं उसे पायरानोज स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरीन इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम्स इन द रिंग। तो यहाँ पे देख लेते हैं द पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज अ 6 मेंबर्ड रिंग दैट कंटेन्स 5 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स हैं, एक यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, ये सेकेंड हो गया, यहाँ थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। यहाँ पे कितने कार्बन है, 5 कार्बन है और 5 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये हो गए 1 ऑक्सीजन एटम्स। द नेम पायरानोज कम्स फ्रॉम द हेट्रोसाइक्लिक रिंग पायरेन विच हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर। तो ये किसका है, ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर है। तो इसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय विच प्रोसेस। तो पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है किस प्रोसेस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होते हैं और रिडक्शन भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, जिंक का, और रिडक्शन हो रहा है कॉपर का। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है और रिडक्शन में क्या क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में दोनों में देख लेते हैं अलग अलग। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है। तो इसमें देख लेते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका उल्टा प्रोसेस हो जाता है रिडक्शन में। तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, रिडक्शन में हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो सेल है उसमें जिंक, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, जिंक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। जिंक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और कॉपर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक कंप्लीट
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए दोनों ही प्रोसेस होने नेसेसरी हैं, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो इसीलिए इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। इन विच ईयर डिड विल्हेम जॉनसन कॉइन द टर्म जीन टू डिस्क्राइब द मेंडेलियन यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो टर्म जीन है उसे कौन से ईयर में विल्हेम जॉनसन ने टर्म दिया था, जिसे जीन के टर्म को यूज किया गया मेंडल्स के लॉ ऑफ हेरिडिटी में। तो ये कौन से ईयर में हो जाएगा? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड CH3NH2। तो CH3NH2 का IUPAC नेम क्या होता है? मीथेन अमाइन। तो इसे देखते हैं कि किस तरह से इसका नेमिंग किया गया है। तो हम लोग जैसा कि फार्मूला में देख रहे हैं कि अल्केन के लिए फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन के लिए होता है CnH2n, अल्काइंस के लिए होता है CnH2n-2, और जहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हम लोग पहले एल्केन के लिए देखते हैं। सपोज ये CnH2n+2 है, तो अगर हम लोग n का वैल्यू क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C 1 हो जाएगा और H हो जाएगा कितना? 2n है तो 2 + 2 यानी 4। तो क्या हो गया? ये CH4 हो गया। तो इसे क्या नाम देंगे? इसे बोलेंगे मीथेन। तो यहाँ पे क्या CH3 है, तो यहाँ पे डैट मीन्स एक हाइड्रोजन एटम इसमें कम है। तो एक जो हाइड्रोजन एटम कम है वहाँ पे क्या किया गया है? जैसे सपोज ये C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये एक H है, लेकिन यहाँ पे एक H को कम किया गया है, उसके प्लेस पे अमाइन को ऐड किया गया है। तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मीथेन अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इन विच ईयर डिड गैलीलियो डिस्क्राइब द रेगुलर ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ पेंडुलम बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड एक्यूमुलेटेड मोमेंटम। तो इसमें पूछा जा रहा है कि गैलीलियो ने ऑसिलेटरी मोशन को जो कि पेंडुलम में होता है वो डिस्क्राइब किया था कौन से ईयर में? ये आंसर हो जाएगा 1602 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इन 1960 विच आइसोटोप was used to define the standard measurement of length। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेट मीन्स इसमें पूछा जा रहा है कि जो 1960 में कौन से आइसोटोप का यूज किया गया था लेंथ को मेजर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टन 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ग्लूकोज पेंटाएसीटेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन ग्लूकोज पेंटाएसीटेट इज फॉर्म। तो पेंटाएसीटेट फॉर्म्ड होता है एसिटिक एनहाइड्राइड से कौन से रिएक्शंस के थ्रू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। तो एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या होता है? एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसीटेट विथ विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स। तो इसमें जो ग्लूकोज है उसे क्या किया जाता है? उसे एसिटाइलिन के साथ में, तो इसमें ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटाइलेशन करवाया जाता है, जिससे कि क्या बनता है? ग्लूकोज पेंटाएसीटेट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि कितने OH ग्रुप होते हैं? इसमें 5 OH ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। This question is also last question. Which instrument is used to measure current flow using needle deflection due to magnetic field force on a current carrying wire? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज होता है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें नीडल का डिफ्लेक्शन होता है, उससे करंट को मेजर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है गैल्वेनोमीटर। तो वैसे तो करंट को आमीटर से भी मेजर किया जाता है और गैल्वेनोमीटर से भी मेजर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उसके नीडल का डिफ्लेक्शन होता है, उसके थ्रू करंट का मेजर किया जाता है।
तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, क्योंकि जो आममीटर होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में भी करंट का मेजरमेंट हो जाता है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट को ये मेजर कर पाएगा। और जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें करंट के साथ साथ डायरेक्शन का भी हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन जो आममीटर है उसमें ओनली इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को ही फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा आज का CHSL साइंस में जितने 2024 में जितने साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पार्ट 2। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इस कंटेंट को बनाने में बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है, इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, ग्रुप्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी टच करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई सजेशंस और या फिर कोई आइडिया होगा या फिर कोई डाउट्स होगा तो ज़रूर कमेंट्स करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ।